Assalamualaikum. My name is Javeria. My roll number is 8 and I am from CS 7th semester. Today we are going to explore Kilk Plus. Kilk Plus एक C++ लैंग्वेज की एक्सटेंशन है या कहने की हेडर फाइल है जो हमें अलो करती है कि हम अपने प्रोग्राम को पैरेलली एग्जीक्यूशन के लिए इनेबल कर सकें। मतलब हम इसके फंक्शंस को यूज़ करते हुए जब कोड करें C या C++ लैंग्वेज में तो जो हमारा कोड है वो पैरेलल एग्जीक्यूशन होती है उसकी। वैसे अगर हम C++ लैंग्वेज में कोड करते हैं तो वो सीरियल एग्जीक्यूशन होती है, मतलब लाइन बाय लाइन हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं तो कि हमारा मतलब लेट्स से आपने दो फंक्शंस कॉल किए हैं और दोनों एक दूसरे के साथ लिंक नहीं है, तो पहले क्या होगा, पहले नंबर 1 फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, उसका सारा लेट्स से उसने लिए 5 सेकेंड। उसके बाद सेकंड फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, उसने भी लिए 5 सेकेंड। तो आपके टोटल लग गए 10 सेकेंड्स क्योंकि दोनों कॉल्स लाइन वाइज गई, सीरियली गई। लेकिन अगर आप पैरेलली उस पर एग्जीक्यूशन करते हैं लाइक किल प्लस की हेडर फाइल्स को यूज़ करते हुए उन फंक्शंस को कॉल करते हैं, तो उसमें क्या होगा, आपने उनके साथ कुछ कीवर्ड्स लगा देने हैं जिससे एक साथ ही दोनों फंक्शंस कॉल होंगे। आपके लैपटॉप में अगर 2 प्रोसेसर्स हैं तो दोनों को सेपरेटली उनका टास्क असाइन हो जाएगा और सेम 5 सेकेंड के अंदर ही आपके दोनों फंक्शंस एग्जीक्यूट होकर अपना रिजल्ट रिटर्न कर देंगे और उसी दौरान साथ नेक्स्ट स्टेटमेंट्स भी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेललिज्म। आपने प्रोसेसर्स को अच्छे से यूज़ करें। तो मतलब आगे यार आ रहा सीरियल सिमेंटिक्स। सीरियल सिमेंटिक्स मीन्स के जो पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट था पैरेलल एग्जीक्यूशन के लिए, जो किल्क प्लस हेडर फाइल ने जो कोड किया और उसकी जो कंपाइलर लेवल पे जाके उसकी जो सारी सेटिंग थी उसको इस तरह से किया कि वो सीरियली ही एग्जीक्यूटेड हो प्रोग्राम। मतलब जो सीरियल एग्जीक्यूशन के साथ प्रोग्राम ने हमें रिजल्ट रिटर्न करना है वही पैरेलल के साथ भी रिजल्ट रिटर्न करेगा। दैट इज़ सीरियल सिमेंटिक्स। उसके बाद अब हम देख लेते हैं कि इसके क्या क्या फीचर्स हैं। इसने हमें काफ़ी ज़्यादा कुछ दिया कि प्लस हेडर फाइल में। इसमें आ जाते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स में हमारे पास 3 तरह के कीवर्ड्स हैं, 3 टाइप्स के, किल्क स्पॉन, किल्क सिंक एंड किल्क फॉर। इसको भी हम आगे एक्सप्लोर कर लेते हैं और एक्चुअली इस असाइनमेंट में सिर्फ इन कीवर्ड्स को ही इम्प्लीमेंट किया हुआ, क्योंकि बाकी चीज़ों को हम इम्प्लीमेंटेशन पे चल जाएँ तो वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में चला जाता है। तो उसके अलावा हमारे पास रिड्यूसर्स हैं, अरे नोटेशंस हैं, SIMD इनेबल फंक्शंस हैं एंड हैश प्रैग्मा SIMD। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि किल्क कीवर्ड्स क्या हैं। किल्क कीवर्ड्स में किल्क प्लस हेडर फाइल ने हमें 3 बेसिक कीवर्ड्स दिए जिनको यूज़ करते हुए हम अपने प्रोग्राम को, सिंपल प्रोग्राम आपको ही लिखते हैं और उसके साथ भी कीवर्ड्स किस किस जगह पे लिखते हैं वो भी हम आगे देखेंगे। इनको यूज़ करते हैं तो हमारा प्रोग्राम जो पहले उसने सीरियली एग्जीक्यूट होना था वो पैरेलल एग्जीक्यूट होगा और एग्जीक्यूशन टाइम हमारा बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। इस तरह के काम हम तब यूज़ करते हैं जब हमें अपना टाइम सेव करना होता है। फास्ट एग्जीक्यूशन के लिए हम ये यूज़ करते हैं। किल्क स्पॉन स्पेसिफाइज दैट अ फंक्शन कॉल कैन एग्जीक्यूट एसिंक्रोनसली विदाउट रिक्वायरिंग द कॉलर टू वेट फॉर इट टू रिटर्न। मतलब वही जो C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंक अवेट का काम है या एसिंक्रोनस कॉल है वो करता है हमारे पास किल्क स्पॉन एंड किल्क असिंक। किल्क सिंक एंड किल्क स्पॉन इकट्ठे ही काम करते हैं। ये हम जहाँ पे जिस लाइन के साथ ये कीवर्ड लिख देंगे उसका मतलब होगा कि उस लाइन ने इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट होना है। उस लेट्स से अगर आपने एक सिंपल फंक्शन कॉल की अपने किसी फंक्शन को, दैट इज़ फिब, ठीक है, तो वो एग्जीक्यूशन में पहले उसको वो सारी एग्जीक्यूशन होगी, उसके बाद ही नेक्स्ट आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। लेकिन अगर आपने उसके साथ ये कीवर्ड लगा दिया तो उसको फंक्शन कॉल चली जाएगी और साथ साथ फिर हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट्स भी एग्जीक्यूट होती जाएंगी। उसके फंक्शन कॉल के रिटर्न होने का वेट नहीं किया जाएगा। ये कीवर्ड ये काम करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है किल्क सिंक स्पेसिफाइज दैट ऑल स्पॉन कॉल्स इन द फंक्शन मस्ट कंप्लीट बिफोर एग्जीक्यूशन कंटिन्यूज, दैट इज एन इंक्लूडेड एट द एंड ऑफ एवरी फंक्शन दैट इंक्लूड्स। अच्छा, अब ये किल्क सिंक ये हम उस लाइन ऑफ कोड पे लिखते हैं जिस जगह से पहले आपके फंक्शन की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। लेट्स से आपने एक रे में जो है ना 10 नंबर्स सेट करने हैं रैंडमली का, उनमें प्लेस करना है और वो आपने उसके लिए एक फंक्शन को ही कॉल कर दिया हुआ है और नेक्स्ट आप लाइंस में अपनी जो है ना कुछ और लाइन ऑफ कोड लिख रहे हैं जिसका उस अरे से कोई लिंक नहीं है, ठीक है। अब वो आपके 10 लाइन का कोड हो गया और उस 10 लाइन के कोड के बाद आपको वो अरे चाहिए जिसमें आप रैंडमली नंबर्स डालने के लिए आपने कोई फंक्शन कॉल की थी। तो उस लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन से पहले आपको जो है ना उस फंक्शन कॉल का रिजल्ट चाहिए। तो इस तरह से मतलब वो लाइन ऑफ कोड जिससे पहले आपको अपने फंक्शन का रिजल्ट चाहिए वो उधर तक हम ये किल्क सिंक का वर्ड यूज़ कर लेते हैं, कीवर्ड यूज़ करते हैं। किल्क फॉर
ये एक्सटेंशन है फॉर लूप की ही, मतलब आप एक लूप चला रहे हैं तो उसमें लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूट होना है, पहले i = 0 के लिए, फिर 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, दैट्स इट, ठीक है, और सो ऑन। तो अगर आप किल्क फॉर यूज़ करते हैं तो ये हमारे लूप को पहले, लेकिन ये ज़रूरी है इसके लिए कि आपका कोड जो फॉर लूप के अंदर है वो नेक्स्ट आइटरेशन के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। अगर वो इंडिपेंडेंट है तो आप इस लूप को यूज़ करें, ठीक है। और साथ ही जो है ना ये क्या करेगा, आपके वो सारे पोर्शन को, सारी आइटरेशंस को डिवाइड कर देगा आपके नंबर ऑफ जितने प्रोसेसर्स हैं उतने उतने चंक्स में, और फिर इसकी डिवाइड एंड कंक्यूर अप्रोच को यूज़ करते हुए ये उनको डिवाइड करेगा और फिर उनको एग्जीक्यूट करके कंबाइन कर देगा, जिससे एग्जीक्यूशन टाइम हमारा बहुत कम हो जाता है और पैरेलल वर्क करता है। दैट वाज ऑल अबाउट द कीवर्ड्स। उसके बाद हमारे पास रिड्यूसर्स आ जाते हैं। रिड्यूसर्स एक्चुअली हेल्प करते हैं हमारे पैरेलल प्रोग्रामिंग में ही, और वो किस तरह से कि हमारे पास जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए हैं लॉक के या म्यूटेक्स लॉक वगैरह के, कि जब हमारे पास कुछ वो शेयर्ड पोर्शन कोड का वो कोड जो हमारे पास मल्टीपल प्रोग्राम्स शेयर कर रहे हैं, तो वो शेयर्ड रिसोर्सेज को किस तरह से पैरेलल प्रोग्रामिंग में यूज़ करना है, उसको किस तरह से हैंडल करना है, इसके लिए हमारे पास रिड्यूसर्स यूज़ होते हैं। उसके बाद हमारे पास टास्क पैरेललिज्म के लिए जो टूल्स यूज़ हो रहे हैं, मतलब ये जो किल्क हेडर फाइल है इसको आप किस कंपाइलर के थ्रू रन कर सकते हैं, दैट इज़ इंटेल पैरेलल स्टूडियो एक्जी टूल सूट्स। मतलब इंटेल का एक पैरेलल स्टूडियो का नाम एक्जी टूल्स है, उसके अंदर से कोई भी कंपाइलर हम C++ का उठाएंगे और उसको हमें अपने सिस्टम के अंदर अपने किसी पहले से एग्जिस्टिंग आईडी के अंदर एम्बेड करके तो फिर हम इसे यूज़ कर सकते हैं। दैट वाज द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क इन आवर असाइनमेंट, कि हमने किस तरह से C++ का कोई भी जो है ना आईडी सेट करनी है कि हम कोड कंपाइल कर सकें। तो आगे हम देखते हैं कि हमने कौन सा यूज़ किया। उसके बाद अरे नोटेशन को मैंने एक्सप्लेन किया। अरे नोटेशन में भी हमारे पास है कि मतलब C++ हमें प्रोवाइड करता है कि हम अपने अरेज को किस तरह से हैंडल कर सकें कि अरेज भी पैरेलल एग्जीक्यूशन में हेल्प करें। तो उसके लिए भी उसने कुछ हमें प्रोवाइड की हैं एक्सटेंशंस, लेकिन हमने इसकी डेप्थ में नहीं जाना। उसके बाद SIMD इनेबल्स है, दैट इज़ आल्सो रिलेटेड टू स्केलर कंपोनेंट्स, इज़ अ रेगुलर फंक्शन विच कैन बी इन्वोक्ड आइदर ऑन स्केलर आर्ग्यूमेंट्स और ऑन अरे एलिमेंट्स इन पैरेलल। इसका लिंक भी अरेज के साथ ही है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं किल्क स्पॉन एंड किल्क सिंक के कीवर्ड्स को यूज़ किस तरह से करना है। ये हमारे पास एक सिंपल कोड है जो पैरेलल रन करेगा। ये फिबोनाची सीरीज़ का रिकर्सिव फंक्शन है। ये हमें रिटर्न करता है कि nth सीरीज़ इन द, ये हमें रिटर्न करता है nth सीरीज़ इन आवर फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची हमारे पास सीरीज़ होती हैं वन, उनकी फर्स्ट 2 टर्म्स हमें पता हो तो थर्ड टर्म हमारे पास पिछली 2 टर्म्स का सम होती है। लाइक फर्स्ट 2 टर्म्स से हमारे पास 1 1 है, तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास 1 + 1 is 2, उससे नेक्स्ट 3, 1 and 2 is 3, then 2 and 3 is 5, then 3 and 5 is 8, 5 and 12 is 13 up to so on। ये हमारे पास फिबोनाची सीरीज़ है। तो ये फंक्शन हमें रिटर्न करता है nth टर्म ऑफ द फिबोनाची सीरीज़। लेट्स से अगर मैंने इस फंक्शन को n में 6 पास किया तो ये हमें रिटर्न करेगा कि इस फिबोनाची सीरीज़ की 6th टर्म क्या है, दैट इज़ 8। ये हमें 8 रिटर्न करेगा। अगर मैंने 7 एंटर किया होता तो ये 13 रिटर्न करता, ठीक है। तो ये सिंपल सीरियल एग्जीक्यूशन का सिंपल कोड है, और ये हमारे पास किल्क के कीवर्ड्स को यूज़ करते हुए फिबोनाची सीरीज़ का कोड है। इसमें डिफरेंस क्या है, ये कीवर्ड, ठीक है, ये 2 वर्ड्स हैं जो डिफरेंट हैं। दैट इज़ कि मैंने इस फंक्शन कॉल के टाइम पे किल्क स्पॉन कर दिया कि मतलब इसको इंडिपेंडेंटली ये कॉल होगा, इस लाइन ये फंक्शन कॉल होगी, और बजाय इसके कि इस फंक्शन कॉल का वेट किया जाता है नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, नेक्स्ट लाइन में फिर से फंक्शन कॉल हो रही है, ठीक है। और ये किल्क सिंक क्या कह रहा है कि इस लाइन मतलब इस लाइन पे कॉल गई, फिर नेक्स्ट और कॉल का वेट किए बगैर, मतलब आंसर का गेट किए बगैर, एक्स की वैल्यू को गेट किए बगैर उसने नेक्स्ट लाइन पे नेक्स्ट फंक्शन कॉल कर दी, ठीक है। और जब नेक्स्ट आया तो ये किल्क सिंक का कीवर्ड था, जिसका मतलब है कि अब जब तक ये फंक्शन कॉल हमें कोई रिजल्ट रिटर्न नहीं करेगी, नेक्स्ट लाइन हमने एग्जीक्यूट नहीं करनी, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास किल्क सिंक का कीवर्ड्स। इस तरह से मैंने नेक्स्ट फिर आगे फॉर लूप का भी बताया हुआ है कि किल्क सिंक की, अब चाहिए उसी की डायग्रामेटिकल भी एक्सप्लेनेशन है। मतलब किल्क स्पॉन वो कीवर्ड आया, उससे नेक्स्ट जितनी भी लाइन थी वो सारी पैरेलल एग्जीक्यूट होंगी उस वर्ड कीवर्ड तक। किल्क सिंक से पहले जितनी भी लाइन थी वो सारी की सारी पैरेलल एग्जीक्यूट होंगी। तो ये इसका कुछ एक फंक्शन है, डायग्रामेटिकली इसको रिप्रेजेंट किया गया है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है फॉर लूप। फॉर लूप का भी हमारे पास सिंपल बहुत कोड है। ये जैसे हम फॉर लिखते थे उसकी जगह बस हमने किल्क फॉर लिखते ना,
तो ये एग्जीक्यूट होगा। और इसमें हम क्या होगा, किस तरह से इसकी एग्जीक्यूशन होगी, वो हमें ये डायग्राम समझा रही है। इसको मैं रोटेट कर लेती हूँ। ये हमारी लूप स्टार्ट हुई, उसने देखा कि ओके आप 0 से लेके 7 तक हमने चलानी है, तो उसने 2 इक्वल पार्ट्स में हमारी पूरी लूप को ब्रेक कर दिया। 0 से 8 तक चलनी थी तो 0 से 3 तक और 4 से 7 तक 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। नेक्स्ट हमारे पास अब 0 से 3 तक फिर से वो 4 पार्ट्स बन गए। उसने देखा कि उसके पास तो 4 प्रोसेसर्स ही नहीं है, हम लेट कर लेते हैं ना कि हमारे पास 2 प्रोसेसर्स हैं इस टाइम पे, ठीक है। तो उसने फिर हमारी अरे जो 0 से 3 तक बनी थी उसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, और दैट इज़ 0 1 एंड 2 3। अब हमारे पास अरे आ गया 0 से 1 तक, मतलब उसमें 2 एलिमेंट्स होंगे। तो उन 2 एलिमेंट्स पे जो भी काम करना है वो इंडिपेंडेंटली 2 प्रोसेसर्स को साइन करके हो सकता है। तो वो दोनों प्रोसेसर्स, ठीक है, इस तरह से पोर्शन डिवाइड होते होते हमारे पास ये टोटल 4 बन गए हैं, ठीक है। तो ये इतना पार्ट पहले एग्जीक्यूट होगा, इतना होगा, इतना, ये 4 पार्ट्स पैरेलल एक साथ एग्जीक्यूट होंगे क्योंकि डिवाइड करके उसने उनको हैंडल किया है। उसके बाद फिर वो अपना रिजल्ट रिटर्न करके तो ऐसे फिर बैक तो हमारी जो है ना कंप्लीट अरे कंबाइन हो जाएगी। ये डिवाइड एंड कंक्यूर की अप्रोच है। ये डिवाइड एंड कंक्यूर के एल्गोरिदम हमने डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम में पढ़े हुए हैं। इस तरह से ये फॉर लूप वर्क करती है। दैट वाज ऑल अबाउट माय असाइनमेंट। अब हम देख लेते हैं कि हम एक्चुअल कैलकुलस के सॉफ्टवेयर को किस तरह से हमने सेट किया और कोड एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ये इंटेल की वेबसाइट है जहाँ से हमने इंटेल कंपाइलर डाउनलोड किया। कौन सा कंपाइलर हमने डाउनलोड किया? इंटेल 1 API DC++ कंपाइलर। इसमें हमारे पास ये कंपाइलर है जो अलो करता है कैलकुलस के कोड को रन करने के लिए। ये हमें प्रोवाइड करता है कैलकुलस की हेडर फाइल बाय डिफ़ॉल्ट। तो फिर हमने देखा था कि उन्होंने रिकमेंड भी इंटेल का कंपाइलर ही किया हुआ था। तो इसमें हमारे पास लिनक्स के लिए भी हैं कंपाइलर्स और विंडोज़ के लिए भी हैं, ऑनलाइन के लिए भी थे और लोकल के लिए भी। मैंने ऑनलाइन वाला ये सॉफ्टवेयर फाइल इनकी डाउनलोड की। डाउनलोड करके जो मेरे पास आई थी फाइल, डाउनलोड करके ये फ़ाइल हमारे पास आई। इसको जब मैंने रन किया तो बहुत सिंपल स्टेप्स थे जिनको फॉलो करते हुए एट द एंड मेरे पास जाना बहुत सिंपल थे। नेक्स्ट करते गए हम। तो एट द एंड ये कंप्लीट इसकी इंस्टॉलेशन का स्टेप था। 844 MB की ये फाइल थी जो 1.5 आवर में कंप्लीट हुई इंस्टॉलेशन उसकी, और एट द एंड ये आ गया। उसके बाद मैंने किया गो टू इंस्टॉल प्रोडक्ट्स पे गई तो मेरे पास ये आ गया। उसके बाद जो है ना फिर मैंने विजुअल स्टूडियो को ओपन किया। विजुअल स्टूडियो, इसके लिए हमें विजुअल स्टूडियो 2017 या 2019 चाहिए। इंटेल के इस कंपाइलर ये बाय डिफ़ॉल्ट जब इसको हम इंस्टॉलर रन किया था ना मैंने, तो उसी टाइम पे उन्होंने कह दिया था कि आपके लैपटॉप में 2017 या 19 विजुअल स्टूडियो अगर है तो हम उसको इस सॉफ्टवेयर को उसके साथ ऑलरेडी कंपाइलर को उसमें एम्बेड कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। उस ऑप्शन को मैंने अलो किया। मेरे पास 2019 था विजुअल स्टूडियो का, तो मैंने उसे अलो कर दिया। दूसरा ये कि उन्होंने कहा कि आपके पास विजुअल स्टूडियो के अंदर C++ की एक्सटेंशंस भी अवेलेबल होनी चाहिए, तो मार्क्ड होनी चाहिए। तो वो हम उसके लिए अगर मैंने विजुअल स्टूडियो का इंस्टॉलर रन किया और इसमें जाके C++ की एक्सटेंशंस को इनेबल किया। मैं बता देती हूँ कि कौन सी एक्सटेंशन थी जिसको मैंने क्लिक करके पहले विजुअल स्टूडियो को अपने अपडेट किया, उसके बाद वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया। ये डेस्कटॉप डेवलपमेंट विद C++, इस ऑप्शन को मैंने इनेबल किया था और फिर अपना विजुअल स्टूडियो मॉडिफाई किया, फिर इंस्टॉलर रन किया उसका और विजुअल स्टूडियो में इसको इंटीग्रेट कर दिया। उसके बाद अब हमने विजुअल स्टूडियो में न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है कंसोल एप्लीकेशन का। विजुअल स्टूडियो रन करें। विजुअल स्टूडियो रन करके क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। हमने कंसोल एप्लीकेशन बनानी है C++ में, और इधर जाके मैंने सर्च कर दिया कंसोल ऐप C++। ये भी लोड हो रहा है। ये सर्च किया जब मैंने तो मेरे पास ये रिजल्ट्स आए काफ़ी ज़्यादा, जिसके अंदर से मैंने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया कंसोल एप्लीकेशन रन कोड इन विंडोज़ टर्मिनल प्रिंट्स हेलो वर्ल्ड बाय डिफ़ॉल्ट C++ विंडोज़ एंड कंसोल्स के हैशटैग्स हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट को कोई भी नेम दें और क्रिएट कर दिया प्रोजेक्ट।
प्रोजेक्ट जब मेरा क्रिएट होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वाली जो है ना विंडो खुली जिसमें ये बाय डिफ़ॉल्ट हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखा हुआ था। अब मैंने क्या करना है, इसको रन करने के लिए इंटेल का कंपाइलर इनेबल करना है। उसके लिए प्रोजेक्ट में जाएं और यहाँ पे ये हमें इंटेल कंपाइलर का ऑप्शन मिल जाएगा। ये पहले यहाँ पे नहीं था, जब मैंने इंटेल का वो कंपाइलर डाउनलोड नहीं किया हुआ था तो ये ऑप्शन इनेबल नहीं था, यहाँ ये नहीं आता था। लेकिन वो डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाता है। यहाँ से मैंने यूज़ इंटेल C++ कंपाइलर क्लासिक सेलेक्ट किया। सिलेक्टेड सोल्यूशन विल बी कॉन्फ़िगर्ड टू यूज़ इंटेल C++ कंपाइलर, ओके। और जब ये रेडी हो गया, ये रेडी होगा तो इधर मुझे इसने आउटपुट में शो करवा दिया, प्लेटफॉर्म इज़ रेडी, डन, ठीक है। अब मैंने इस इधर जो है ना वो कोड पेस्ट करना है जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था किल्क एंड स्पॉन का। तो ये मेरा फिबोनाची वाला पोर्शन है, ये मेरा दूसरा, कॉपी कर लेते हैं इसको। उससे पहले हमें हेडर फाइल यूज़ करनी पड़ेगी किल्क की हेडर फाइल है kilk/kilk.h। ये एरर देता है रेड लाइन, लेकिन इसको हम इग्नोर करके रन करें तो रन के दौरान कोई भी हमें मसला नहीं होता। ये मेरा फिबोनाची विद पैरेलल है तो इसको मैं साथ एक्सटेंशन दे देती हूँ पैरेलल फिबोनाची। और सेम कोड कॉपी करके हम अगर किल्क वाले कीवर्ड्स रिमूव कर दें तो वो मेरे पास सीरियल वाला बन जाएगा। अब ये जो मैंने पैरेलल एग्जीक्यूशन के लिए ये कॉल्स की थी इनको रिमूव कर देते हैं। तो ये मेरे पास बन गया सीरियल फिबोनाची फंक्शन सीरियल के लिए। और अब हम दोनों को कॉल कर लेते हैं, cout रिजल्ट ऑफ सीरियल। इसके लिए fib को कॉल किया और मैं 7 पास कर देती हूँ। 7 टर्म हमारे पास आती है 13। फिबोनाची सीरीज़ की 7 टर्म है 13। std एंड std, ओके। और pfib रिजल्ट ऑफ पैरेलल, इसको रन कर लेते हैं अब हम। उसके बाद फिर हम कुछ लाइन ऑफ कोड करेंगे जिसके थ्रू मैंने चेक किया कि पैरेलल फंक्शन को जब मैंने कॉल किया तो कितना टाइम लिया उसने एग्जीक्यूशन में, और जब मैंने सीरियल को कॉल किया तो उस टाइम पे कितना उसने टाइम लिया। ये एरर्स के आ गए हैं, ओके सॉरी, मैंने फंक्शन का नेम चेंज किया लेकिन फंक्शन कॉल्स में उसको चेंज नहीं किया। तो यहाँ पे भी मुझे यूज़ करना है p। ये एरर था, होपफुली अब ये सॉल्व हो गया होगा। जी, अब मेरा प्रोग्राम रन हुआ है और एग्जीक्यूट हो जाइए। हाँ, ये एग्जीक्यूट हुआ और ये देखने के सीरियल में भी उसने मुझे सेम रिजल्ट किया और पैरेलल में भी, लेकिन पैरेलल वाला प्रोग्राम पैरेलली एग्जीक्यूट हुआ किल्क के फंक्शंस को यूज़ करते हुए। अब हम टाइम वाला कोड कर लेते हैं। इस पर टाइम वाला कोड यहाँ पर मैं डायरेक्ट पेस्ट कर देती हूँ, और क्योंकि मैंने पहले उसको यूज़ किया है उसके लिए हमें time.h की हेडर फाइल चाहिए। हेडर फाइल ऐड करते हैं पहले, और उसके बाद हम टाइम कैलकुलेट करने वाला कोड कर लेते हैं। क्लॉक का फंक्शन यूज़ किया हमने, और हमने क्या करना है, जब मैं पैरेलल के फंक्शन को कॉल करूँगी उससे पहले क्लॉक स्टार्ट करनी है, और जब वो कॉल होकर रिटर्न आएगा तो नेक्स्ट फिर मुझे एंड के लिए फिर से क्लॉक का फंक्शन कॉल करना है। क्लॉक का फंक्शन हमें करंट टाइम रिटर्न करता है। तो ये कोड मैंने कॉपी कर लिया, इसको हम यहाँ पेस्ट करते हैं। यहाँ पे पेस्ट किया, फिबोनाची वाली लाइन की जगह पे ये वाली लाइन फिबोनाची वाली को एक्चुअली कॉल कर रही है। तो std cout, अब इसको हम रन कर लेते हैं और देखते हैं कि पैरेलल सीरियल एग्जीक्यूशन में उसने कितना टाइम लिया है। यहाँ आप देखें तो सीरियल एग्जीक्यूशन के लिए उसने 0.001 सेकेंड्स लिए हैं। तो इसको मैं साथ इधर \n भी डाल देती हूँ।
टाइम टेकन फॉर सीरियल एग्जीक्यूशन। और अब इसी तरह से मैंने टाइम टेकन फॉर पैरेलल को भी देखना है, तो पैरेलल के लिए भी मैं फंक्शन कॉल्स कर लेती हूँ। क्लॉक के फंक्शन को पैरेलल की के वाले फंक्शन कॉल से पहले मैंने स्टार्ट किया, स्टार्ट टाइम नोट कर लिया। उसके बाद जब ये लाइन एग्जीक्यूट हुई तो ये फंक्शन मुझे देगा एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम, और उसको डिवाइड कर दिया क्लॉक्स पर सेकंड से, तो ये हमें रिटर्न कर देगा डिफरेंस मतलब, और ये हमें डिफरेंस रिटर्न करेगा जो बताएगा कि इस लाइन की एग्जीक्यूशन में कितना टाइम लगा। तो हम इसे रन कर लेते हैं। हम इसे रन कर रहे हैं और रन करके तो ये देखें इसने सीरियल के लिए भी 0.001 सेकेंड्स लिए हैं और पैरेलल के लिए भी 0.001 सेकेंड्स लिए हैं, मतलब इस दफ़ा उसने इक्वल लिए हैं। लेकिन ये शायद मेरे कंपाइलर में कोई इशू है या क्या। अच्छा ये देख लें, नेक्स्ट टाइम मैंने रन किया तो मतलब पैरेलल को उसने इतनी जल्दी एग्जीक्यूट कर दिया कि उसने कह दिया कि 0 सेकेंड्स लिया उसने, लेकिन सीरियल के लिए 0.003 सेकेंड्स। तो पैरेलल की इतनी फास्ट एग्जीक्यूशन है क्योंकि ये बहुत छोटा लाइन ऑफ कोड था, और इतने छोटे कोड के थ्रू हमें एक्चुअल टाइम का डिफरेंस पता नहीं चलता। लेकिन एक्चुअल जब हम रियल लाइफ डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तब काफ़ी ज़्यादा डाटा को हमने इकट्ठे प्रोसेस करना होता है, तो उस टाइम पे पैरेलल एग्जीक्यूशन मैटर करती है। तो दैट वाज ऑल अबाउट किल्क प्लस हेडर फाइल। थैंक यू।